9th क्लास एनसीईआरटी में जो हमारे हिस्ट्री के टॉपिक है वहाँ मैं आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा रही हूँ, फ्रांस की क्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो हमारे राजस्थान बोर्ड के अंदर इस साल से ही राजस्थान के अंदर इस साल से प्रारंभ हुआ है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, यदि हम बुक्स को खुद पढ़ने के लिए बैठेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं आपको यहाँ बहुत संक्षिप्त रूप में इसके बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। तो जो फ्रांस की क्रांति है फ्रेंड्स, इसे हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति है वो किन परिस्थितियों में शुरू हुई, क्या उसके कारण थे, क्या उसके परिणाम निकले। देखिए फ्रेंड्स, याद रखना है कुछ तथ्य हम इससे पहले पढ़ रहे हैं कि 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। याद रखना, जब कहीं उस समय तात्कालिक परिस्थितियों में ऐसी कोई घटना हो तो उसका परिणाम स्वरूप दूसरे देश या दूसरे क्षेत्र में भी इस प्रकार का परिवर्तन होना या उसके लिए लालसा होना है वो संभव है। इसलिए अपने जो फ्रांस था यूरोप महाद्वीप के अंदर, उसने भी ये सोचा, जो काफी साल से जो राजतंत्र से परेशान था, निरंकुशता से परेशान था, कि जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गई है तो हमें क्यों नहीं स्वतंत्रता मिल सकती। और याद रखना, अब हम बात करते हैं फ्रांस की स्थिति के बारे में कि फ्रांस कहाँ पर है। देखो फ्रेंड्स, जो फ्रांस है ये फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप में स्थित है। अब फ्रांस है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और याद रखना फ्रेंड्स कि फ्रांस की जो राजधानी है, फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है फ्रेंड्स? पेरिस। जिस पेरिस को सुरा और सुंदरिया का देश कहा जाता है कि सुरा यानी शराब और सुंदरी यानी सुंदर महिलाएं, वो उनका जो देश है वो किसको माना जाता है फ्रेंड्स? पेरिस को। अब देखो, क्रांति किसको कहते हैं? देखो, क्रांति है वो परिवर्तन के माध्यम से होती है और क्रांति के माध्यम से जो परिवर्तन होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। तो क्रांति एकसमान होने वाली कोई चीज नहीं है। ये परिवर्तन जब वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो परिवर्तन होगा उससे क्रांति आएगी, उसी को हम क्रांति के नाम से जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था, जो इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो 14 जुलाई 1789 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 14 जुलाई 1789। क्या हुआ था फ्रेंड्स 14 जुलाई 1989 को कि जिससे फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना, इस दिन बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ था। क्या हुआ था? बास्तिल दुर्ग का पतन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपोर्टेंट है कि बास्तिल दुर्ग का पतन है वो कब हुआ था फ्रांस में? 14 जुलाई 1789। उसके बाद देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये जो बास्तिल दुर्ग था इसे सम्राट के सपनों का प्रतीक माना जाता था। सम्राट के सपनों का प्रतीक, इंपोर्टेंट तथ्य है। सम्राट के सपनों का प्रतीक किसको कहा जाता था? बास्तिल दुर्ग। शासक कौन था? इस समय फ्रांस का शासक था लुई 16। ये पर्सन इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो यहाँ का शासक कौन था? लुई 16। लुई 16 के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक पर्सन और। देखो फ्रेंड्स, खैर उसकी चर्चा बाद में करेंगे, नहीं बीच में गजपच हो जाएंगे। शासक था लुई 16। अब ये 20 वर्ष की आयु में राजा बना। 20 वर्ष की आयु में ये क्या बन गया था? फ्रांस का शासक बन गया था। इतनी कम उम्र में इस व्यक्ति को शासक बना दिया गया। अनुभवहीन है, निरंकुश है, किसी भी प्रकार का शासन करने से संबंधित इसमें कोई योग्यता नहीं थी। लोग शासक बन गया। अब 20 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई और जो इसकी पत्नी थी, जिसको अपन रानी भी कह सकते हैं, वो याद रखना फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसकी जो रानी थी वो कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और उस ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी उसका नाम था मेरी
यंतानेत ऐसे है कुछ, यंतानेत यानी मेरी से शुरू है और मेरी यंतानेत उस ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का नाम था। 20 साल की आयु में राजा बन गया और पत्नी शादी हो गई, मेरी यंतानेत वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी इसकी पत्नी बनी। अब देखो फ्रेंड्स कि 20 साल जब तक इसकी शादी नहीं हुई तब तक तो इसके ऊपर माता का प्रभाव था, और जब शादी हो गई है फ्रेंड्स तो इस पर इसकी पत्नी का प्रभाव रहा। बड़े निरंकुश शासकों में इनकी गिनती की जाती है। इससे पहले देखो फ्रेंड्स एक शासक था, मैं इसको मिटा के लिखती हूँ। किसकी बात कर रहे हैं हम? लुई 16। लुई 16 से पहले देखो फ्रांस का शासक था जिसका नाम था लुई 14। अब वो देखो इतना अभिमान उसके अंदर घमंड था, जो इतना भरा बड़ा हुआ था कि वो ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या है? लुई 14। अब इसका कथन क्या है लुई 14 का? मैं ही राज्य हूँ, यानी मेरे से बढ़ करके इस राज्य में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो मैं ही। अब देखो फ्रेंड्स जो आदमी अपने आप को जिसने राज्य मान लिया है वो आप सोच लो कि जनता के प्रति उसका व्यवहार है वो किस तरह से रहा होगा। अब देखो फ्रांस में मैंने आपको बता दिया आतंक का इसमें माहौल था इस समय यहाँ पर, क्योंकि सारे के सारे शासक थे वो क्या थे? निरंकुश थे, वो जनता को कुछ भी नहीं समझते थे। अब देखो 14 जुलाई 1789 की हम बात कर रहे थे और उस समय शासक कौन था? लुई 16। कौन था? लुई 16। इसने जो सेना थी, सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया। शहर में किसी कारण से घुसने का आदेश दिया। अब भाई जब सेना है और वो शहर के अंदर घुस गई है तो शहरवासी क्या मानेंगे कि जरूर ये हमें परेशान करने के लिए सैनिकों को ये शहर में घुसने के लिए बोल रहा है। जबकि लुई 16 ने उस सैनिकों को किसी और कारण से शहर में बुलाया था। लगभग याद रखना, लगभग 7,000 स्त्री पुरुष, 7,000 स्त्री पुरुष टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए। टाउन हॉल के सामने इकट्ठे यानी एकत्र हुए। अब एक साथ इतने ज्यादा लोग जब किसी स्थान पर आकर के इकट्ठे हो गए हैं तो वो शांति से तो रहने वाले नहीं है। उन्होंने वहां पर दंगे फसाद करना शुरू कर दिया और इन्होंने जन सेवा के गठन का निर्णय लिया। इन्होंने 7,000 स्त्री पुरुषों ने जन सेवा संगठन है, जन सेवा संगठन या ऐसे लिख लेंगे, जन सेवा के गठन का निर्णय लिया। अब देखो भाई एक तरफ तो शासक है जो लुई 16 है और एक तरफ है 7,000 लोग मिलकर के ये कह रहे हैं कि हम हमारे एक अलग संगठन बनाएंगे जिसका क्या नाम रखेंगे? जन सेवा। तो अब ये तो जनता थी, आम लोग थे, इनके पास हथियार कहाँ से आएंगे? सैनिकों के पास उन्होंने हथियार देखे तो वो लोग डर गए कि जरूर ये हमें हानि पहुंचाने के लिए आए। तो फिर क्या किया भाई इन्होंने कि ये जो 7,000 स्त्री पुरुष थे इन्होंने हथियारों की तलाश में सरकारी दफ्तरों और भवनों में घुस गए। कब की बात है ये भाई? जुलाई 1789 की सेना बुला ली लुई 16 ने किसी कारण से शहर में। अब शहरवासियों ने सोचा कि हम यहाँ नहीं पहुंचाने के माध्यम से के यहाँ आए, तो उन्होंने जन सेवा एक संगठन बनाने का निर्णय लिया। अब उनके पास हथियार नहीं, हथियारों की तलाश में उन्होंने सोचा कि जितने भी गवर्नमेंट के भवन है लुई 16 के समय वहां पर जरूर हमें गोला बारूद या हथियार वगैरह मिलेगा। तो वो सरकारी कार्यालय, भवन और जो अन्य ऑफिस वगैरह थे उनके अंदर घुस गए और
ये दफ्तर और बहुनों से याद रखना। वो था ना हमारा बास्तिल दुर्ग, वहां भी पहुंच गए। बास्तिल दुर्ग में घुस गए, वह कमांडर को मार दिया, वह कमांडर को मार दिया। इन्होंने, ये जो स्त्री पुरुष जो विद्रोह कर रहे थे, इन्होंने कमांडर को मार दिया। और जो बास्तिल दुर्ग था, इसके अंदर जो जेल थी, बास्तिल दुर्ग की जेल, यहाँ लिख देती हूँ आपको, बास्तिल दुर्ग की जेल में बंद कैदियों को छुड़ा लिया था और उनकी संख्या लगभग 7 थी। बास्तिल दुर्ग की जेल में बंद 7 कैदियों को छुड़ाया, कैदियों को छुड़ाया। बास्तिल दुर्ग तक पहुंच गए अटारो की खोज में, और वहां बास्तिल के जेल में बंद जो कैदी थे, जिनकी संख्या है वो 7 बताई जा रही है, उन सैनिकों को उन्होंने, कैदियों को उन्होंने वहां से है जो छुड़ा लिया है। और देखो ये जो बास्तिल दुर्ग है, ये बास्तिल दुर्ग है, वो सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। सम्राट कौन सा? लुईस 16। बास्तिल दुर्ग फ्रांस में है, ध्यान रखना है आपको। 14 जुलाई 1789 को इसका पतन हुआ था। ये बास्तिल दुर्ग सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक, निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक है, वो किसको माना गया है? बास्तिल दुर्ग को। तो जब सम्राट की शक्तियों का एक प्रतीक था, तो याद रखना जो सम्राट की शक्तियों का प्रतीक है, वो जनता के लिए घृणा का एक केंद्र था, क्योंकि वो जब सम्राट से नफरत करते थे तो सम्राट से जुड़ी हुई हर चीज से वो नफरत करते थे। अब उन्होंने क्या किया भाई? टॉपिक तो बास्तिल दुर्ग का पता नहीं चल ही रहा है अपना। बास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया, बास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया। कब की बात है? फिर से लिख देती हूँ, 14 जुलाई 1789। याद रखना भाई, बास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया, ढहा दिया उन्होंने, और उसके जो अवशेष थे वो मार्केट में ले जाकर के बेच दिए। अब भाई हम जैसे लोग हैं, जो जनसाधारण था, उसका दुर्ग के अवशेषों से क्या मतलब है? लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो पुराने अवशेषों को स्मृति चिन्ह के रूप में अपने पास रखते थे, रखना चाहते थे, तो उन्होंने उन अवशेषों को क्या कर लिया? खरीद लिया। और देखो ये हो गया बास्तिल दुर्ग का पतन। अब इस समय जो पाव रोटी थी, जो जनता का प्रिय भोजन था, जनता जिसको खाती थी, पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि हुई। पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि से, पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि से जनता में आक्रोश था, जनता में आक्रोश था। क्रांति के कारण से समझो लगभग इनको, इनके कारण लोग बढ़ गए हैं। पाव रोटी थी वो आम जनता का भोजन थी, अब जब उसकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है तो जनता कहाँ संतुष्ट रहने वाली थी। एक कुछ ऐसा भी है, देखो मुझे याद आ रहा है, मेरे समय का पढ़ा हुआ था वो, कि जब जनता को पाव रोटी नहीं मिल रही है ना, उस समय जो सम्राट थे लुईस 16 और उनका जो परिवार था, वो केक खाया करते थे। जनता को तो रोटी नसीब नहीं हो रही है और वो लोग केक खाया करते थे, चीज खाया करते थे। इन सब चीजों को देख करके जनता में आक्रोश है वो और बढ़ता गया। अब देखो, अब क्रांति का जो समापन हुआ, एक चीज मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। क्रांति की परिणति, क्रांति की परिणति, परिणति का मतलब है समाप्ति, किसके साथ हुई? लुईस 16 की मृत्यु से, लुईस 16 की मृत्यु से। याद रखना, इसको मृत्यु दंड दिया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था, जिसको गिलोटिन पर चढ़ाना बोला जाता है। उसके बाद देखो कारण क्या है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ और पूरे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक चीज है जो बिल्कुल नई है,
तो यदि आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, नहीं तो आप वीडियो देखो या मत देखो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और यदि कहीं कोई मिस्टेक हो जाए या कोई गलती हो जाए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, ताकि आगे आने वाले वीडियो में इस तरह की कोई गलती न हो। आप फ्रेंड्स हम ये पढ़ लिया कि फ्रांस की क्रांति है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर 14 जुलाई 1789, आपको तारीख याद करनी है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम? इसके कारण। अब याद रखना कारण इसके 4 थे। कितने कारण थे इसके? 4। पहला कारण है राजनीतिक कारण। पहले मैं चारों के नाम लिख रही हूँ, उसके बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। दूसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। तीसरा है फ्रेंड्स आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, और चौथा है तात्कालिक कारण। क्या है? तात्कालिक कारण। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और चौथा कारण कौन सा है फ्रेंड्स? तात्कालिक कारण। अब हम एक एक दो नंबर डालते हुए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं जो हम लिखेंगे। आपने इसे नोट कर लिया होगा, आपने वीडियो को देख लिया होगा। यदि आप मेरे साथ नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को रोक करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे आसानी से देख सकते हैं, इस वीडियो को सुन सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? राजनीतिक कारण। हर एक तथ्य इंपॉर्टेंट है। वो तो हिस्ट्री में 5-6 पार्ट है हमारे इस बुक में, और हिस्ट्री है वो सबसे टफ सब्जेक्ट माना जा रहा है एसएसटी में। और आप लोगों के लिए जो 9th क्लास में उनके लिए तो बिल्कुल ही न्यू है ये। जब तक वीडियो को 2-3 बार नहीं देखोगे तब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। राजनीतिक कारण देखो, एक एक कौन डालती हूँ अपन लिख लेते हैं। 1774 में, 1774 ईस्वी में जो लुई 16वां था वो फ्रांस का शासक बना, और ये बूब्रो राजवंश से संबंधित था। बूब्रो राजवंश 1774 में बूब्रो राजवंश का लुई 16वां शासक बना। कहाँ का शासक बना है? फ्रांस का। पिछली बार जो रीट लेवल 2 का पेपर लगा था उसके अंदर ये पूछा गया था कौन से वंश से संबंधित था वो। मैंने आपको पहले बता दिया। इस समय इसकी उम्र कितनी थी? फिर से लिखा देती हूँ। उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। अब की 1774 में। मेघरानी अभी बताया है जैसे ये इसकी रानी है, 20 साल की उम्र में है, इसकी शादी हो गई है। रानी का नाम इसका ये है। अब देखो फ्रेंड्स आगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पहले थे इसके ऊपर इसकी माँ का प्रभाव था, और अब इसके ऊपर वर्तमान में किसका प्रभाव है? इसकी पत्नी का। अब जिसके ऊपर 2-2 महिलाओं का प्रभाव होगा वो राजा सही ढंग से प्रजा की सेवा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये राजनीतिक कारण है कि 1774 में ब्रूगो राजवंश का लुई 16वां शासक बना था। उम्र उसकी 20 वर्ष थी। रानी मेरी अंतरनाम थी। और ये जो था कौन? लुई 16वां, ये निरंकुश शासक था। ये निरंकुश शासक था। अब जब निरंकुशता की हर चीज की हद होती है, जब उसने निरंकुशता लगातार करे रखी तो जनता के अंदर है वो आक्रोश हो गया और उन्होंने उसे हटाने का निश्चय किया। आगे देखो फ्रेंड्स, 2 नंबर, और 2 नंबर पे क्या है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण देखो, पहला राजनीतिक कारण पढ़ा
हमने। दूसरा जो क्रांति का कारण है वो सामाजिक कारण है। ये देखो चलो सामाजिक कारण लिख लेते हैं हम, वैसे आर्थिक कारण लिख लेते तो वो ज्यादा बेस्ट रहता। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ 3 वर्ग थे समाज के वर्ग। कितने थे भाई? 3। तो क्रांति हुई उस समय की बात कर रहे हैं, समाज में कितने वर्ग थे? 3। जिसको अपन धनवान, निर्धन और मध्यम वर्ग कहेंगे। उस समय फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। या मैं उनके नाम लिखती हूँ। प्रथम एस्टेट, क्या नाम थे? दूसरा है द्वितीय एस्टेट, दूसरे का क्या नाम है? और तीसरे का नाम क्या है? तृतीय एस्टेट। प्रथम, द्वितीय और तृतीय एस्टेट। अब देखो भाई किसमें क्या आता है? प्रथम एस्टेट में कौन आएगा, द्वितीय एस्टेट में कौन आएगा और तृतीय एस्टेट में कौन आएगा? देखो जो प्रथम एस्टेट था इसमें चर्च के लोग आते थे, जिसको हम पादरी बोलते हैं। पादरी, अब पादरी किसमें? चर्च। प्रथम एस्टेट के अंदर कौन आ रहे हैं? पादरी वर्ग, जिसको हम चर्च से संबंधित मान लेंगे। दूसरा है उसको कहेंगे कुलीन, यानी इसमें कौन लोग थे? कुलीन वर्ग, जिसको हम सामंत के नाम से जान रहे हैं। और जो तीसरा है तृतीय एस्टेट, इसमें आता था फ्रेंड्स जन साधारण। अब याद रखना ये जो जन साधारण है इसमें हमारे समाज के जो अमीर व्यक्ति थे वो भी आ जाएंगे, जो बिजनेस करने वाले लोग थे वो भी आ जाएंगे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो लोग भी तृतीय एस्टेट में शामिल होंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, समाज 18वीं सदी के उपरांत में फ्रांस का समाज 3 भागों में 3 वर्ग में बटा हुआ था, जिसको आज अपन निर्धन, धनवान और मध्यम मानते हैं। उसको उस समय वो प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट के नाम से जानते थे। प्रथम में पादरी वर्ग आ रहा है जिनमें चर्च वगैरह है वो है। दूसरे में कुलीन वर्ग आ रहा है जिनमें हमारे सामंत थे। और तीसरे के अंदर क्या आ रहा है? जन साधारण। आगे देखिए सामाजिक कारणों में अभी हम पढ़ेंगे। जो प्रथम और इधर लिख देती हूँ, प्रथम व द्वितीय एस्टेट, प्रथम व द्वितीय एस्टेट वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकार प्राप्त थे। जो तृतीय वर्ग था उन्हें किसी भी प्रकार के कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। तो वो कौन कौन से विशेषाधिकार थे जो इन लोगों को प्राप्त थे? देखो ये विशेषाधिकार की हम बात कर रहे हैं। 1 नंबर पे कर नहीं देना। कौन सा विशेषाधिकार था? कर नहीं देना। और जो जनता है वो सबसे ज्यादा करों से ही दुखी थी। दूसरा है तृतीय एस्टेट के कमजोर वर्गों से, कमजोर नहीं निम्न कर लो आप, निम्न वर्गों से कार्य करवाना, कार्य करवाना। ये 2 प्रकार के विशेषाधिकार थे जो द्वितीय और पहले एस्टेट वर्ग को मिले हुए थे। तो लोगों को कर नहीं देना पड़ता था। और वो जो तीसरा एस्टेट था जनसाधारण वाला, उसमें जो निम्न वर्ग के लोग थे जैसे अपने किसान, मजदूर वगैरह, उनसे वो लोग अपने यहाँ या अपने खेतों में, अपने घरों के अंदर है वो काम करवाते थे। उसके बाद देखो फ्रेंड्स 3 नंबर पे हम लिखेंगे कि ये जो सामंत थे इनको भी विशेषाधिकार थे। मैं इसको मिटा देती हूँ। सामाजिक कारण में ये कारक में यही है अपना, सामाजिक कारण में ही है। और
विशेषाधिकार। पहले दूसरे वर्ग में आ रहे हैं ना सामंत, इन लोगों को भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। वो क्या क्या थे? ये कृत्य एक स्टेट से सामंती कर वसूल करते थे, सामंती कर वसूलते थे। जो सेकंड वर्ग के लोग है वह तृतीय वर्ग के लोगों से सामंती कर वसूलते थे। और जो किसान थे, जो तीसरे वर्ग वाले किसान, इनके यहाँ, इनके किसके, पहले और दूसरे वाले, यहाँ पर कहते हैं सामंतों के साथ, इनके यहाँ काम करने के साथ ही, काम करने के साथ ही सड़क निर्माण कार्य, काम करने के साथ ही सड़क निर्माण कार्य व सैन्य कार्य करते थे, सैन्य कार्य करते थे। कौन लोग करते थे? जो तृतीय स्टेट वाले थे ना, वो एक तो इनकी यहाँ सेवा करते थे और तीसरा इनके सेवा करने के साथ साथ यदि मान लो राज्य में सड़क निर्माण का काम चल रहा है या कोई सेना की भर्ती हो रही है, सैन्य कार्य हो रहे हैं, तो भी उसमें ये लोग सहायता देते थे। कौन देते थे सहायता? तृतीय स्टेट के लोग। आगे देखो, इधर लिखती हूँ मैं, चर्च द्वारा, मिटा नहीं देती हूँ, आराम से दिखेगा वो पूरा टॉपिक। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा इस टॉपिक से आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जहाँ नहीं समझ में आता है वहीं आप कमेंट करके उसके बारे में जान सकते हैं। देखो, जो चर्च थी, चर्च द्वारा वसूले जाने वाले कर, वसूले जाने वाले कर, जो चर्च थी वो जनसाधारण से जो कर वसूलती थी, उनकी बात फ्रेंड्स हम यहाँ कर रहे हैं। दो प्रकार के कर थे जो चर्च द्वारा वसूले जाते थे, और उनमें आता थे जो टाइद, इंपॉर्टेंट है ये, टाइद, और दूसरा है टाइड। एक तो है टाइद और दूसरा क्या है? टाइड। जो टाइद है वो तो एक धार्मिक कर है, टाइद है जो धार्मिक कर है, और जो टाइड है वो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर, जो सीधे राज्य द्वारा वसूला जाता था, राज्य द्वारा वसूला जाता था। देखो फ्रेंड्स, टाइड तो एक धार्मिक कर था और टाइड एक प्रत्यक्ष कर था। प्रत्यक्ष कर वो है जैसे हम इनकम टैक्स वगैरह देते हैं, सीधा हम राज्य सरकार को पे करते हैं, वैसे ही टाइड जो कर था वो जनता सीधे जनता के से सीधे राज्य के द्वारा ही वसूला जाता था, राजकोष में वो पैसा सीधा जमा होता था। ये धार्मिक कर है ना टाइड, इसको याद रखना। जो कुल उपज थी ना किसानों की, ये कुल उपज का 10% था। जो धार्मिक कर है, किसान जितना अनाज उत्पादित कर रहे थे ये उनका 10% था। अब याद रखना फ्रेंड्स, कुछ बोल मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। किसान वर्ग ही ज्यादा था। अब ये माना जाता है कि उस समय की फ्रांस की जो आबादी थी उसमें 90% किसान थे। कितने परसेंट किसान थे? 90%। यानी जो पहले और दूसरे वर्ग में आते हैं उनकी संख्या तो वो अल्प में माने जा रहे हैं, उनकी संख्या तो मात्र 10% थी। लेकिन इतने अधिक संख्या में किसान होते हुए भी वो निर्धन थे, तृतीय स्टेट में शामिल थे, जिसके पीछे का रीजन ये था कि जो भूमि उनके पास थी, जिन पर वो खेती किया करते थे, वो उनकी खुद की भूमि नहीं थी। इसलिए ज्यादा या तो बंटवारे के माध्यम से लोगों को अन्य के पास, सामंतों के पास चली जाती थी, या वो कर के रूप में उसे चुका देते थे। उसके बाद देखो, जो ये बताया मैंने आपको कि जो तृतीय स्टेट के लोग थे उन्हें ही ये कर वगैरह है ये चुकाने पड़ते थे, और जो
जितने स्टेट के लोग हैं वो सामंती वर्ग को और कुलीन वर्ग को ये कर वगैरह है वो पे किया करते थे। और जितना ये होता था, देखो ऐसे माना जाता है कि कुल उपज थी ना, जो टोटल कुल उपज का 80% भाग वो तो कर के रूप में ही चला जाता था। कुल उपज का कितना परसेंट भाग है? 80% तो भाई वो राजा और सामंतों के पास चला जाता था। किसानों के पास क्या बचा है? मात्र 20%। अब देख लो 20% में किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया होगा। और एक चीज और, जो मजदूर थे ना, किसान और मजदूर, किसान व मजदूर कम कीमत पर कम मजदूरी देंगे, कम मजदूरी पर ज्यादा काम करते थे। क्या करें? खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं था, 80% है वो कर के रूप में दे देते थे। तो जितना मजदूरी मिली उसी में वो संतुष्ट थे। मजदूरी तो उनको बहुत कम दी जाती थी, लेकिन उसके बदले में उनसे काम बहुत ज्यादा लिया जाता था। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, इसमें जो फ्रांस की क्रांति है, इसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो किसका है? यहाँ मैं इन 3 वर्गों से संबंधित बात कर रही हूँ। सर्वाधिक जो योगदान था वो पहले और दूसरे वर्ग का नहीं था फ्रेंड्स, सिर्फ ए स्टेट का था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना। फ्रांस की क्रांति में सर्वाधिक जो योगदान था वो तृतीय ए स्टेट का था। उसके बाद लोगों के सामने जीविका संकट उत्पन्न हो गया। अब भाई जीविका का संकट तो उत्पन्न हो रहा ही था, क्योंकि जितना वो कमा पाते थे, जितना अपने जमीन के अंदर उपजा पाते थे, उसका 80% तो है वो राजा के पास या सामंतों के पास चला जाता था। और जनसंख्या है वो बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ती हुई जा रही थी फ्रांस की। इसके बारे में देखो मैं आपको बताती हूँ। जीविका संकट के बारे में हो सकता है एग्जाम में हमारे पूछ लिया जाए, जीविका संकट। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें कि जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, संसाधनों का अभाव है या उपज का भाग है वो ज्यादातर 80% है, ऊपर के रूप में जा रहा है, तो लोगों के सामने आजीविका का संकट होना जरूरी है। देखो 1715 में जो जनसंख्या थी वो तो थी फ्रेंड्स 2.3 करोड़। 1715 में यहाँ की जनसंख्या थी 2.3 करोड़। और 1789 में 1789 जब क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, ये हो गई है 2.8 करोड़। लेकिन ना तो संसाधन बढ़े और ना आजीविका के लिए उनके पास और कोई स्रोत थे। तो जनसंख्या तो बढ़ती गई, लेकिन उसकी तुलना में संसाधन विहीन होते गए, इसलिए वहां के लोगों के सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। और जीविका संकट के यदि में कारण पूछ ले तो आप ये कर देना, सूखे व ओलों का प्रकोप। समझ रहे होंगे, या काल पड़ा सूखे की समस्या ही, और जब कुछ थोड़ी बहुत फसल थी ओले पड़ गए, तो ओलों के कारण क्या हो गई, वो नष्ट हो गई। और सूखे और ओलों का प्रकोप और कृषि उत्पादन कम। दूसरा पॉइंट है कृषि उत्पादन कम। अब जब कृषि उत्पादन कम होगा तो कीमतें क्या होंगी फ्रेंड्स, बढ़ेंगी। कीमतों का बढ़ना, इन कारणों के कारण लोगों के सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। अब महामारी बढ़ेगी, जब लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं रहेगा, उनका शरीर दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल होगी तो कई तरह की बीमारियों से शिकार होंगे जो महामारी का रूप धारण कर लेगी। और महामारी के कारण अत्यधिक लोग हैं जो मरने लगे। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, 2 कारण हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा जो यहाँ कारण है हमारा, सामाजिक कारण हो गया, हमारा राजनीतिक कारण हो गया। तीसरा जो कारण है हमारा वो आर्थिक कारण है।
से लूट करके करों के रूप में लेकर के, और जो खजाना था वो सारा का सारा राज्यारोहण में लगा दिया। आर्थिक कारण है राज्यारोहण में अधिक पैसा खर्च। समझ जाएंगे इन पॉइंटों को। राज्याभिषेक के समय विलासिता में अत्यधिक पैसा खर्च। युद्धों के कारण खजाना खाली। युद्ध थे उनके कारण है जो राजा का खजाना खाली था। वर्षाए का महल की शानो शौकत। वर्षाए के महल की शानो शौकत। अब क्या है ये, तो थोड़ी देर पहले तो वास्तु दूर पड़ रहा था जो जेल भी एक तरह से। अब वर्षाए के महल में है ना जो लुई 16वां निवास करता था का निवास। अब भाई जब जो रोज जिसको खाने के लिए लोगों को तो रोटी नहीं मिल रही है, पाव रोटी, और जो ये लोग है वो पनीर और चीज खा रहे हैं, तो ऐसे लोग है वो महलों में जहाँ रहेंगे वो महलों भी शानो शौकत है, वो उसके अंदर भी बहुत अधिक पैसा खर्च होगा। तो ये है जो आर्थिक कारण है कि राज्याभिषेक में पैसा खर्च हो गया। युद्ध लगातार युद्ध होते रहे थे वहां, उनके अंदर खजाना खाली हो गया। और वर्षा के महल की जो शानो शौकत थी उसमें भी खजाना कम हो गया था। तो ये था हमारा उसके आर्थिक कारण। और एक कारण और बचता है चौथा हमारा जो आएगा तात्कालिक। कौन सा है हमारा तात्कालिक कारण। और एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, किसी भी चीज में जो तात्कालिक कारण होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या था शासक कौन है, बार बार बता दी, लुई 16वें के द्वारा करों में बढ़ोतरी। करों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव लाया गया। अब फ्रेंड्स वही हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन वाली बात कि तो पहले ही जनता कालों से दुखी थी, और जो हमारे पृथ्वी सिंह और कृष्ण सिंह वगैरह जो शासक बने उन्होंने जनता के ऊपर रोक नए कर लगा दिए, वैसे ही जनता यहाँ पहले से ही परेशान थी। और लुई 16वें ने और ज्यादा कर लगाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आए, और इसे अनुमोदन के लिए तथा अनुमोदन के लिए जो करों में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव लेकर आए थे उसे अनुमोदन के लिए 5 मई 1789 को, ये तारीख आपको जरूर याद रखनी है, 5 मई 1789 को तृतीय एस्टेट के सामने लाए। अब तृतीय एस्टेट कौन सी है, जो जनसाधारण के लोग थे। अब भाई तृतीय एस्टेट क्या इसको स्वीकार करती? नहीं करती, क्योंकि तृतीय स्टेट ने भी अपनी कुछ मांगे रखी थी, और उन मांगों को मानने से लुई 16वें ने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तृतीय स्टेट की यहाँ बैठक बुलाई गई थी, और तृतीय स्टेट ने मांग रखी थी तृतीय स्टेट ने कि इसके ऊपर हम लोग नहीं, पूरी की पूरी यहाँ की जो जनता है वो सभी मतदान करें इसके पक्ष में। कर है ना केवल हमसे, अपितु पहले और दूसरे स्टेट से भी लिए जाएं, तो इस प्रस्ताव को आप पारित कर दीजिए, अन्यथा इसे रद्द कर दीजिए। और ये बात कब की है, 5 मई 1789। तो फ्रेंड्स वास्तविक दुर्ग के पतन से पहले की बात है, क्योंकि वो तो 14 जुलाई 1789 में था, और ये करों में बढ़ोतरी वाली जो बात है ये पहले की है। तो ये वाला है वो मेन कारण है जो फ्रांस की क्रांति का मेन तात्कालिक कारण बनेगा। ये हमने यहाँ इतना पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति की जो घटनाएं थी वो क्या थी, पहले क्या हुआ, वास्तविक दुर्ग वगैरह के बारे में ये पढ़ा हमने, इसके कारण क्या थे, इसके 4 प्रमुख कारण थे। आगे के जो हम वीडियो देखेंगे मैं आपको जो बताऊंगी वो इसकी आगे की घटनाओं के बारे में बताऊंगी कि क्रांति में क्या हुआ, कैसे क्या परिवर्तन हुआ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए,
सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले जानकारी मिले।